हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोग बात करना शुरू कर चुके हैं मराठाओं के बारे में। आज एक और चेंज आपको दिख रहा होगा कि आज मेरे बाल सर पे कुछ कम है। कुछ दिक्कतें होने लगी थी यार, और आपको पता है कि उत्तर भारत में और भारत के जिस भाग से मैं हूँ, राजस्थान से, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। पर इससे हमारी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। बल्कि दिमाग ठंडा रहता है इससे। और आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको ये चीज़ परमिट है तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मराठा। और मराठाओं के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। हमने बात करी थी पानीपत के तीसरे युद्ध तक। तो हम लोगों ने पेशवा, हमने बात करी थी कि छत्रपति छत्रपति से पावर गई पेशवा के पास, और कैसे ये पेशवा वाली पावर आके काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। कहाँ पे? पानीपत के तीसरे युद्ध में, जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से कहाँ पे अटैक कर देता है, भारत पे अटैक कर देता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं मराठाओं से और फिर हमारी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हमने बात करी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी, फिर राजाराम और ताराबाई। और ताराबाई किसको बनाना चाहती थी? छत्रपति ताराबाई बनाना चाहती थी शिवाजी सेकंड को। लेकिन जो संभाजी का बेटा था उनका नाम था शाहू जी, जो किसकी गिरफ्त में था? औरंगजेब की गिरफ्त में। 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो आजम क्या करता है? शाहू जी महाराज को रिलीज कर देता है और शाहू जी महाराज और ताराबाई के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ खेड़ा, खेड़ा का युद्ध। ये कब होता है? 1707 में ये युद्ध होता है। कौन जीत जाता है? शाहू जी महाराज इसमें जीत जाते हैं। शाहू जी महाराज जीत जाते हैं और क्या बन जाते हैं? छत्रपति बन जाते हैं। और छत्रपति की कैपिटल क्या है? कहाँ पे छत्रपति बैठा किया करते थे? छत्रपति सतारा में बैठा करते थे। ये हमने बात करी थी। अच्छा, जैसे ये जीतते हैं तो ताराबाई, ताराबाई के साथ शिवाजी सेकंड, और शिवाजी सेकंड और शंभू जी। कौन? शंभू जी। शंभू जी कौन थे? शिवाजी सेकंड के पुत्र थे। ये तीनों लोग कहाँ चले जाते हैं? कोल्हापुर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कोल्हापुर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शाहू जी महाराज जो थे बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं थे। एक चीज और ये हमने देखी थी कि खेड़ा के युद्ध में शाहू जी महाराज का साथ किसने दिया था? तो वो दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। किसने साथ दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने इसका साथ दिया था। साथ किस तरीके से दिया था? तो हमने देखा था कि ताराबाई के गुट से इन्होंने कुछ सैनिक, कुछ सेनापति भी तोड़ लिए थे, इसलिए इन्हें एक टाइटल दिया गया। और टाइटल क्या था? टाइटल था सेना करते। सेना करते टाइटल इन्हें दिया गया था। सेना करते का मतलब क्या होता है? द मैन हु यूनाइट्स द आर्मी। एक व्यक्ति जो आर्मी है उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सेना करते कहते हैं। तो और सेना करते के बाद 1713 में, 1707 में युद्ध होता है और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिया जाता है? पेशवा बना दिया जाता है। इसी समय में 1713 के बाद अगर आप देखोगे तो मुगल जो रूलर है वो फारूक सियार है। कौन है? फारूक सियार। और फारूक सियार ने साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए हुसैन अली खां को भेजा हुआ है। हुसैन अली खां को ये बात पता लग जाती है कि फारूक सियार बहुत सारे शासकों के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहा है? कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें दूसरा सैयद ब्रदर मारा जा सकता है। तो हुसैन अली खां को कहाँ जाना था? हुसैन अली खां को जाना है वापस से दिल्ली। और शाहू जी महाराज की तरफ से जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खान, ये दोनों एक समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। याद आ रहा? फारूक सियार दो मैग्ना कार्टा देता है, एक देता है ब्रिटिशर्स को और दूसरा देता है मराठाओं को। क्या क्या दिया गया? सबसे पहले कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था स्वराज, और स्वराज की भूमि पे जितना भी मुगलों का शासन है और जितना भी मुगलों ने कब्जा किया हुआ है वो सारा जमीन किसको दे दी जाएगी? वापस से मराठाओं को दे दी जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, नए जो स्थान जीते हैं किसने? मराठाओं ने। वो सब किसके पास रहेंगे? मराठाओं के पास रहेंगे। मराठा पूरे दक्षिण भारत से क्या वसूल कर सकते हैं? चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा मराठा क्या देंगे? मराठा देंगे 10 लाख रुपए हर साल मुगल्स को दिया करेंगे और 15,000 सोल्जर्स देंगे। कब? जब भी मुगल आर्मी पे या मुगल्स पे कोई दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से समझौता है। इस समझौते में एक और बात लिख दी जाती है कि अब सतारा से कोई कोल्हापुर में जाके कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से बात हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और इसे हमने कहा था मैग्ना कार्टा। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था।
नेक्स्ट हमने ये भी बात करी थी कि इसको साइन नहीं कर पाता है फारुखसिया, रफी और दर्जात इसको साइन करता है। सबसे दुर्धर्ष जो योद्धा था, सबसे जो वीर योद्धा था, उसकी कहानी हमने देखी थी बाजीराव फर्स्ट की। इसको इसके कुछ टाइटल हमें पता होना चाहिए। पहला था वॉरियर पेशवा, लड़ाकू पेशवा इसे कहा जाता था। दूसरा फाउंडर मराठा एम्पायर का, पहले कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तीसरा हिंदू पद पातशाही, क्योंकि हिंदुओं का राज्य स्थापित करना था, भगवा इसे फहराना था, इसीलिए एक और टाइटल दिया गया गौ ब्राह्मण रक्षक। कौन सी नीति अपनाई? तो गुरिल्ला या छापेमार युद्ध की नीति अपनाई। पहला जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाता है इसके कार्यकाल में, वो था बैटल ऑफ पालखेड़ा 1728 में। चिंकलेज खान जो हैदराबाद का है, और इस तरफ से कौन लड़ रहा है? बाजीराव लड़ रहा है। बाजीराव जीतता है। उसके बाद ट्रीटी जो होती है, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मुंगी शिवगांव। मुंगी शिवगांव की संधि हो जाती है। छत्रसाल जो थे, ओरछा के जो राजा थे, छत्रसाल बुंदेला, इन पे अटैक करता है। उन पे अटैक कौन कर देता है? इन पे अटैक करता है मोहम्मद खान बंगश। मोहम्मद खान बंगश जब छत्रसाल पे अटैक करता है तो बाजीराव बचाने जाता है, और बाजीराव की वीरता को देखते हुए जो छत्रसाल थे उन्हें चार रियासत, चार गिफ्ट कर देते हैं। कौन कौन सा? सागर, कल्पी, हृदयनगर और झांसी। सागर, कल्पी, हृदयनगर और झांसी कौन देता है? छत्रसाल बुंदेला देते हैं। किसको देते हैं? बाजीराव को दे देते हैं। इसके अलावा बाजीराव पुर्तगालियों के दो स्थान सालसेट और बसीन को भी क्या कर लेता है? अपने कब्जे में कर लेता है। बाजीराव अपने साथ केवल 500 घुड़सवारों को लेके 1737 में कहां पे अटैक कर देता है? दिल्ली पे अटैक कर देता है। और जब ये बात रंगीला को पता लगती है, किसको पता लगती है? उस समय रंगीला शासक है मुगल एम्पायर। रंगीला को जैसे ही पता लगती है तो रंगीला दिल्ली छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हमने बात करा था इसके पुत्र जिसका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का एक और नाम हमने पढ़ा था, इन्हें क्या कहा जाता था? नाना साहेब कहा जाता था। इन्होंने एक ट्रीटी करी थी, एक संधि करी थी, जिस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ संगोला। संगोला की संधि किस किस के बीच में हो रही है? बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड। राजाराम सेकंड कौन है? ये है छत्रपति। ये कहाँ रह रहे हैं? सतारा में। और ये कहाँ पे है? पुणे में। इस संधि में क्या किया गया? संगोला की संधि में कि पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो जाएगा। जितनी भी शक्तियां छत्रपति के पास होती थी सब किसके पास चली जाएंगी? अब पेशवा के पास चली जाएगी। और जो मराठाओं का जो सरदार है अब कौन रहेगा? पेशवा रहेगा, छत्रपति नहीं रहेगा। इसीलिए हमने कहा था पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है। कहां से? सतारा से पुणे। साथ ही साथ इसमें एक और चीज कही गई कि अब जो मराठा संघ बनाना है, क्या बनाना है? मराठा संघ बनाना है, मराठा कन्फेडरेशन बनाना है, जिसमें हेड जो रहेगा पेशवा, ये तो कहाँ रहेगा? पुणे में। इसके अलावा सिंधिया ये ग्वालियर, होलकर इंदौर, भोंसले नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा में रहेंगे। बाजीराव एक काम और करता है कि मुल्तान और पंजाब से भी क्या वसूल कर लेता है? चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर लेता है। लेकिन जब पंजाब और मुल्तान जा रहा होता है तो बीच में बहुत सारे हिंदू राजाओं से भी टैक्स वसूल करता है, जिससे हिंदू राजा तो विरुद्ध में हो ही जाते हैं, और जो इंडियन मुस्लिम है, इंडियन अफगानी मुस्लिम जो है वो भी विरुद्ध हो जाते हैं। और इंडियन अफगानी मुस्लिम किसको जाके ये सूचना देते हैं? अहमद शाह अब्दाली, जो कहाँ का किंग है, जो कहाँ का रूलर है, वो है अफगानिस्तान का। जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता लगती है, अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है। ये उसका कौन सा अटैक था? पांचवा अटैक था। ये अटैक जब हो रहा होता है, इसी युद्ध को हमने नाम दिया था, कौन सा होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और कब हो रहा है? 1761 में ये हो रहा है। जो बेटा था किसका? पेशवा का, उसका नाम है विश्वास राव। ये कमांडर था, लेकिन सिर्फ नाम ही कमांडर था, लेकिन जो रियल पावर थी वो इस समय किसके पास है? सदाशिव राव भाऊ के पास है। कौन किसकी जीत होती है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और कौन हार जाते हैं इसमें? मराठा हार जाते हैं। और जैसे ही बात पता लगती है कि हम लोग हार गए तो पेशवा की डेथ हो जाती है। यहां तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी, यहां तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पेशवा बन रहा है, देखो नेक्स्ट जो पेशवा बन रहा है ये है माधव राव। क्या नाम है इनका? माधव राव। कब से कब तक है? करीब 11 साल ये पेशवा रहेंगे, 1761 से 1772 में। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी भी मराठाओं में जान बाकी थी। कैसे बाकी थी? कि महाराष्ट्र के हर घर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र का एक भी घर ऐसा शायद नहीं था, मराठाओं का एक भी घर ऐसा नहीं था कि जहां से कोई किसी की डेथ नहीं हो, कोई सिपाही बन के नहीं गया हो। उसके बाद भी मराठा ये शक्ति, इसमें पुनर्जागरण होता है, और किसके नेतृत्व में? माधव राव के नेतृत्व में फिर से शक्तियों को फिर क्या किया जाता है? बटोरा जाता है, उनको वापस से
रीइंकारनेशन करने की कोशिश की जाती है। तो क्या कर रहे हैं, देखो, रीऑर्गेनाइज मराठा पावर को फिर से एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और कैसे कोशिश की जा रही है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद पूरे भारत में ये हो गया था कि मराठा क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो पहले तो ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि भाई हम कमजोर नहीं है। तो कैसे कमजोर करोगे? आपके बिल्कुल पास में कौन है? हैदराबाद का निजाम है। तो जाके हैदराबाद के निजाम से क्या वसूला गया? चौथ वसूला गया। और उसको ये बात बताई गई कि आज भी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैदराबाद का निजाम नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति आज भी कौन है? मराठा है। उसके बाद नीचे एक और शक्ति उभर रही थी जिनका नाम है, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, हैदर अली, जो मैसूर में अपनी शक्ति को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो हैदर अली को भी क्या किया जाता है? हराया जाता है। इसके अलावा जो गुजरात वाला इलाका है, मालवा वाला जो इलाका है स्पेशली, उस पे मुगल एम्पायर्स ने क्या कर लिया था, फिर से कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसको भी क्या कर लिया जाता है? रिकैप्चर कर लिया जाता है। रिकैप्चर किसको? गुजरात को और मालवा को रिकैप्चर कर लिया जाता है। हम लोगों ने बात पढ़ी थी जब हम उत्तरकालीन मुगल पढ़ रहे थे कि 1772 के आसपास शाह आलम सेकंड, जो कहाँ पे बैठा हुआ है? इलाहाबाद में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि संधि हो गई है, और उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि है। हम पढ़ते हैं ना प्लासी का युद्ध, और प्लासी के बाद जब अक्सर होता है तो शाह आलम सेकंड को रॉबर्ट क्लाइव संधि करके कहाँ बैठा देता है? वो बैठा देता है इलाहाबाद में। जैसे ही बात किसको पता लगती है? मराठाओं को। तो 1772 में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में शाह आलम सेकंड को वापस कहाँ भेजा जाता है? दिल्ली में भेजा जाता है। लेकिन फिर से किस्मत बदलती है मराठाओं की, और माधवराव, जो आप देख रहे हो सब कुछ चीजें बहुत ठीक से चल रही हैं, इनको क्या हो जाती है? टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और 1772 में इसकी डेथ हो जाती है इनकी। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि मराठाओं को जितना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान मराठाओं को का किस में होता है? इस यंग पेशवा के जाने से हो जाता है। तो माधवराव के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पेशवा है, ठीक है। पानीपत से ज्यादा नुकसान इनको यहाँ पे होता है। इनके बाद जो पेशवा बनते हैं, इनका नाम है नारायण राव। क्या नाम है? नारायण राव। ये किसके भाई हैं? ये माधव राव के क्या है? भाई हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये बात किसको पता लगती है? रघुनाथ राव को। ये अब नाम यहां से कंफ्यूजन होना शुरू होता है अक्सर विद्यार्थियों में, और ये कंफ्यूजन आपको कहां तक परेशान करेगा? ये एंग्लो मराठा जो संघर्ष है वहां तक परेशान करेगा। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखो, अब माधव राव के बाद माधव राव का जो भाई है उनका नाम है नारायण राव। इसको क्या बना दिया जाता है? पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव का भाई है, किसका भाई है? इनसे पहले पेशवा देखो कौन थे? इनसे पहले पेशवा अगर आप देखोगे तो कौन है यहाँ पे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के भाई का नाम क्या है? रघुनाथ राव। क्या नाम है? रघुनाथ रघुनाथ राव। लेकिन जब डेथ किसकी हो जाती है? बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है, तो हमने देखा इनके पुत्र को, इनके सन को क्या बना दिया गया है? पेशवा बना दिया गया है। कब? किसके बाद? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद पेशवा कौन बन रहा है? माधव राव बन रहा है। लेकिन अभी भी माधव राव के चाचा जो रघुनाथ राव हैं वो जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही माधव राव की डेथ होती है, अब किसको पेशवा बना दिया गया? नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। नारायण राव को जब पेशवा बना दिया जाता है, तो अब ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? जो रघुनाथ राव है। किसको पसंद नहीं आई ये बात? रघुनाथ राव को ये बात पसंद नहीं आती है कि भाई मैं इतना बड़ा हूं, मुझसे पहले इसको माधव राव को पेशवा बना दिया गया, और अब किसको बना दिया जा रहा है? नारायण राव को। ये बात किसको पसंद नहीं आती है? रघुनाथ राव को। इनका एक और नाम हमको हिस्ट्री में मिलता है, इसको इनको बोलते हैं अ, रघुबा। इस तरह से एक और नाम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो रघुनाथ राव क्या करते हैं? रघुनाथ राव इसको, इस पेशवा को, जिसका पेशवा का नाम क्या है? नारायण राव, इसको क्या कर देते हैं? मर्डर कर देते हैं। कौन मर्डर कर रहा है? रघुनाथ राव मर्डर कर रहे हैं। क्यों मर्डर कर रहे हैं? क्योंकि इनको पेशवा बनना है। लेकिन जब ये मराठा, जो बाकी लोग हैं मराठाओं में, जो जितने भी सरदार हैं, उनको जब ये बात पता लगती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें, रघुनाथ राव, ना तो पहले कभी पेशवा बनाया गया था, और जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है, तुम्हें आगे भी पेशवा कभी नहीं बनाया जाएगा। रघुनाथ राव को ये लगता है कि यार मैंने तो पेशवा को अब मार भी दिया, अब तो नया पेशवा मेरे को बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि जब किसकी मृत्यु होती है? नारायण राव की मृत्यु होती है, तो इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है।
इनकी एक एक क्वीन जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और जैसे ही उनके बेबी होता है मेल, जो सक्सेसर जो इनको मिलता है, उसको क्या बना दिया जाता है, तुरंत ही पेशवा बना दिया जाता है। तो इसलिए आप जैसे ही नारायण राव के बाद जो नया पेशवा आप देखोगे, उनका नाम है माधव नारायण राव। क्या नाम है? माधव नारायण राव उनका नाम है। और ये जो माधव नारायण राव हैं, ये जब पेशवा बनते हैं, जब पेशवा बनते हैं तो बहुत माइनर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं। अच्छा, कोई माइनर अगर पेशवा बन गया तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पाएगा। तो जब माधव नारायण राव क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएंगे। छोटा सा बच्चा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए काउंसिल बनाई जाती है। कितने लोगों की? 12 मेंबर्स की। कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर्स हैं। 12 को हिंदी में 12 कहा जाता है, तो इस काउंसिल का नाम दिया गया 12 बाई काउंसिल। क्या नाम है इसका? 12 बाई काउंसिल। क्यों बनाई जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगी? हेल्प करेगी। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेगी? क्योंकि नया जो पेशवा है माधव नारायण राव, ये अभी बहुत छोटा है। ये इतना छोटा क्यों पेशवा बन गया? क्योंकि नारायण राव क्या, इसको मर्डर कर दिया गया। किसने इसका मर्डर किया है? रघुनाथ राव ने मर्डर किया। रघुनाथ राव कौन है? बालाजी बाजीराव जो थे, उनका भाई है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? चलो, 12 मेंबर्स की काउंसिल बन गई है, और इस 12 बाई काउंसिल में दो मेंबर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहले जो मेंबर का नाम है वो है महादजी, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। और दूसरे जो मेंबर हैं ये हैं नानाजी फडनवीस, फडनवीस। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मराठा एम्पायर के लिए, नानाजी फडणवीस और महादजी सिंधिया। सिंधिया जैसे राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इसी फैमिली से आती है, सिंधिया फैमिली से। और अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस, वो भी इन्हीं फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? फडणवीस और सिंधिया ये किसके मेंबर है? 12 मेंबर काउंसिल, जिसका नाम क्या है? 12 बाई काउंसिल है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों अब क्या करेंगे? ये दोनों हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, जब ये बात किसको पता लगी कि एक छोटे बच्चे को पेशवा बना दिया गया है, तो अब आप सोचो, इस रघुनाथ रघुनाथ राव को अच्छा लगेगा क्या कि ये सब चीजें हो रही हैं, कि एक छोटे से बच्चे को आप पेशवा बना रहे हो और मुझे पेशवा नहीं बना रहे हो? तो रघुनाथ राव क्या करता है, ये चला जाता है बिल्कुल पास में, भाई पुणे और सतारा के पास में आपको क्या देखने को मिलेगा? बॉम्बे देखने को मिलेगा। और बॉम्बे में हमें पता है, बॉम्बे पुर्तगालियों ने किसे दे दिया है? इंग्लैंड को दे दिया है। ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बॉम्बे में जो ब्रिटिशर्स थे, बॉम्बे में जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास कौन चला गया? रघुनाथ राव चला गया है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? क्यों गया है? क्योंकि इसको क्या बनना है? पेशवा बनना है। जब जाके बात करता है ब्रिटिशर से कि मुझे तो क्या बनाओ? पेशवा बनाना है, और किसी भी हद तक मैं गिर सकता हूं, मुझे क्या बना दो? पेशवा बना दो। ब्रिटिशर्स को ये बात पता लगी, ये तो क्या है, घर में ही हालत खराब हो रही है, घर में ही फूट है। ब्रिटिशर्स को यही चाहिए था। ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था? किस तरीके से उन्होंने राज्य किया? फूट डालो और राज करो, ब्रेक एंड रूल, इसी तरीके से राज किया गया था। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। आप देखो, रघुनाथ राव कहाँ चला गया? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को अब ये बात पता चल गई कि मराठा जो बाहर से देखने में एक यूनिफाइड पावर लग रहे हैं, उसमें इतना यूनिफिकेशन अब बाकी नहीं रहा है। यहीं से शुरू जो होता है वो होता है फर्स्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहीं से शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स मिलते हैं, ये दोनों अपने आप में क्या कर लेते हैं? ट्रीटी साइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सूरत। क्या कहा जा रहा है? ट्रीटी ऑफ सूरत। कब साइन हो रही है? 1775 में साइन हो रही है। किस किस के बीच में ये साइन हो रही है? रघुनाथ रघुनाथ राव और बॉम्बे और बॉम्बे ब्रिटिशर्स। बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बीच में साइन हो रही है। मैं क्यों बॉम्बे ब्रिटिशर्स लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ गया, ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि होती है 1775 में, और यहीं से किसकी शुरुआत हो जाती है? पहला जो एंग्लो मराठा वॉर है वो यहां से शुरू हो जाता है। अच्छा, 1775 से पहले अगर आप जाओगे तो एक ईयर पड़ता है जिसका नाम है 1773। 1773 क्यों इंपॉर्टेंट है? हम 1773 में पढ़ते हैं एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इंडिया में
इंडिया में ब्रिटिशर्स के 3 प्रेसिडेंसीज थी, 3 जगह सेंटर हैं। पहला बॉम्बे में, बॉम्बे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मद्रास, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा बंगाल। कौन देखने को मिलेगा? बंगाल। जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, तो ज्यादा पावर किसको दे दी जाती है? बंगाल को दे दी जाती है। बंगाल में अब जो गवर्नर है उसको कह दिया गया ये है गवर्नर जनरल है। और इस गवर्नर जनरल के नीचे 2 गवर्नर है जो कहां से आ रहे हैं, एक बॉम्बे से आ रहा है और दूसरा मद्रास से आ रहा है। इसका मतलब अब ज्यादा पावरफुल कौन बन गया है? ज्यादा पावरफुल बन गए बंगाल वाले ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि नाम क्या हो गया अब इनका? गवर्नर जनरल। और ये दोनों कौन है? अभी गवर्नर है। सूरत की जो संधि है, ये जो रघुनाथ राव है किसके साथ कर रहा है? ये कर रहा है बॉम्बे के साथ। किसके साथ कर रहा है? बॉम्बे के साथ कर रहा है। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये संधि हो गई है, और जिसे हम कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ सूरत जिसे कहा जा रहा है, और ये रेगुलेटिंग एक्ट वाली कहानी। लेकिन जब ये ट्रीटी ऑफ सूरत होगी तो आप सोचिए, अब आप मुझे बताइए कि पावरफुल कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है? तो ज्यादा बंगाल, बड़ा तो बंगाल वाले ब्रिटिशर्स हैं। तो जब सूरत की संधि बिना बंगाल के ब्रिटिशर्स के साइन कर लेंगे, तो क्या बंगाल वाले ब्रिटिशर्स को अच्छा लगेगा? ये बात नहीं लगेगा। इसका फायदा कौन उठाते हैं? इसका फायदा यहां से ये जो नानाजी फडणवीस हैं, ये कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं बंगाल। बंगाल ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। और जैसे ही बंगाल ब्रिटिशर्स के पास पहुंचते हैं, ये एक संधि, ये भी क्या कर लेते हैं? ट्रीटी कर लेते हैं। और इस ट्रीटी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ये कब हुई? 1776 में हुई। तो अभी तक हम 2 ट्रीटी पढ़ चुके हैं। देखो, सॉरी, 2 ट्रीटी कौन कौन सी है? पहली ट्रीटी जो हम पढ़ रहे हैं यह है ट्रीटी ऑफ, इसी में कंफ्यूजन होता है यार सबसे ज्यादा, है ना? कौन सी ट्रीटी कब हुई थी और कौन से वॉर में हो रही है? ट्रीटी ऑफ सूरत, और दूसरी हो रही है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो रही है 1776 में, और ये हो रही है 1775 में। ये किस किस के बीच में हो रही है? ये हो रही है रघुनाथ राव प्लस जो बॉम्बे बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है उसके बीच में हो रही है। और दूसरी जो हो रही है, ये हो रही है नानाजी फडणवीस प्लस बंगाल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये ट्रीटी साइन होती है, कौन सी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसको मानने से कौन मना कर देते हैं? ये जो ट्रीटी हुई, कौन सी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो जो बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है, इसको डिड नॉट रिकॉग्नाइज, मना कर दिया मानने से, कि भाई हम तो किसको नहीं मानेंगे? हम तो नहीं मानेंगे जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को। तो हम क्या मानेंगे? ट्रीटी ऑफ सूरत को मानेंगे। अच्छा, पहले ये तो बताओ ट्रीटी ऑफ सूरत में लिखा क्या है? ट्रीटी ऑफ सूरत में लिखा हुआ है कि जो रघुनाथ राव है ये अगला क्या हो जाएगा? पेशवा हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बातें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई है हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुख्य बात ये थी कि रघुनाथ राव को क्या बना दिया जाएगा? पेशवा बना दिया जाएगा। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर में लिखा हुआ था कि नहीं, जो नारायण नारायण माधव राव जो है, यही क्या बना रहेगा? पेशवा बना रहेगा। रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाएगा। ये किस ट्रीटी में लिखा हुआ है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब सोचो, बॉम्बे एकदम पास में, मराठा अभी भी शक्तिशाली है, इतने कमजोर नहीं हुए हैं, और बॉम्बे वाले बना कर दिए कि हम ये ट्रीटी को नहीं मानेंगे। तो बॉम्बे वाले पे मराठा क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मराठास मराठास क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। और अटैक किस पे करते हैं? बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पे अटैक हो गया। क्यों अटैक हुआ है? क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर मानने से इन्होंने मना कर दिया है। ये पूरे मराठास क्या कह रहे हैं कि हमारा पेशवा कौन है? हमारा पेशवा है नारायण माधव राव। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या कह रही है कि पेशवा कौन है? रघुनाथ राव। तो दोनों में बीच में टसल हुआ और क्या हो गया? इस पे अटैक हो गया। तो ये जो युद्ध होता है इसे कहा जाता है बैटल ऑफ बड़गांव। कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ बड़गांव। ठीक है। किस किस के बीच में हो रहा है? मराठास के बीच में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हो रहा है। और ये बैटल ऑफ बड़गांव जो होता है, इसमें कौन जीत जाते हैं? मराठास जीत जाते हैं। मराठास वॉन।
और बहुत शर्मनाक हार किसकी होती है? बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की बहुत शर्मनाक हार यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, ये बात अब किसको पता लगी? ये बात अब पता लग रही है बंगाल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को। क्या पता लगी बंगाल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को? कि भाई बॉम्बे वाले लोगों ने एक तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर नहीं मानी है, दूसरी चीज इन्होंने एक युद्ध करा और उस युद्ध का नाम क्या है? बैटल ऑफ बड़गांव। जब बैटल ऑफ बड़गांव हो रहा होता है तो इसमें एक ट्रीटी कर लेते हैं यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ बड़गांव। ट्रीटी ऑफ बड़गांव हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मराठा और बॉम्बे वाले लोग लड़ रहे हैं, मराठा अटैक करते हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से हरा देते हैं। ठीक है, हराने के बाद ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव। लेकिन जैसे ही बात किसको पता लगी? बंगाल वाले ब्रिटिशर्स को ये बात पता लगी, तो बंगाल वाले ब्रिटिशर्स ने कहा किसको? बॉम्बे वालों को, कि यार बाहर तो हम बाहर की बात अलग है ना, बाहर क्या लोग कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको छोड़ो, अंदर हम लोगों को क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो बंगाल किसका साथ देने पहुंच जाता है? बॉम्बे का साथ देने पहुंच जाता है। तो अब आप सोचो, बंगाल और बॉम्बे के ब्रिटिशर्स अब किससे लड़ रहे हैं? मराठास से लड़ रहे हैं। तो इस समय युद्ध में, इस समय बैटल में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन कब आ रही है? ये सिचुएशन आ रही है ट्रीटी ऑफ बड़गांव के बाद। जब युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रीटी करनी पड़ेगी। तो ट्रीटी ऑफ बड़गांव के बाद एक और ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाय। क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ सालबाय। देखो, वापस से वो ट्रीटी वाले पेज पे चलते हैं जहां पे हमने बहुत सारी ट्रीटियां लिखी हैं। दो ट्रीटी समझ में आ गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सूरत। इसके बाद जो ट्रीटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ट्रीटी ऑफ बड़गांव। ट्रीटी ऑफ बड़गांव ये किस किस के बीच में हो रही है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो रही है मराठास एंड बॉम्बे बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के बीच में। कब हो रही है? ये हो रही है 1789 में। कब हो रही है? 1789 में हो रही है। और जो लास्ट ट्रीटी होती है, जब बंगाल वाले भी आ गए और बंगाल वालों को लगा कि युद्ध में ऐसी सिचुएशन आ गई है, ना तो मराठा जीत रहे हैं ना ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, तो जो ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाय। ट्रीटी ऑफ सालबाय ये होती है 1792 में। किसके बीच में हो रही है? मराठा। और अब आ गए बॉम्बे प्लस बंगाल। ठीक है, तो चार ट्रीटी आपको पता होना चाहिए। चारों ट्रीटी कौन से वॉर में हो रही हैं? ये चारों ट्रीटी, ये भी ध्यान रखना हो आपको कि ये हो रही हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर में चार ट्रीटी हो रही हैं। चारों ट्रीटी के नाम ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सूरत क्यों हो रही है? क्योंकि रघुनाथ राव कहाँ चला गया है? रघुनाथ राव चला गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुछ बात कह देती है लेकिन उसको कौन मानने को तैयार नहीं है? मराठा मानने को तैयार नहीं है। मराठा नानाजी फडणवीस कहाँ चले जाते हैं? बंगाल चले जाते हैं। बंगाल वालों के साथ जो संधि करते हैं, इस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर को मानने से कौन मना कर देता है? बॉम्बे वाले मना कर दे रहे हैं। बॉम्बे वाले जब मना करेंगे तो मराठा क्या कर देंगे? उस पर अटैक कर देंगे। जैसे ही अटैक किया गया, अटैक में हार किसकी हो जाती है? बॉम्बे वालों की हार हो जाती है। तो कौन सी संधि होती है? तब संधि होती है ट्रीटी ऑफ बड़गांव। लेकिन ये जैसे ही पता लगा कि हमारे साथी हार गए, अब उधर से किसकी सेना आ जाती है? बंगाल की आ जाती है। युद्ध में कैसे सिचुएशन है? ना तो मराठा जीत रहे हैं ना अंग्रेज जीत रहे हैं, तो क्या करनी होगी? संधि करनी होगी। इस संधि का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ सालबाई है। ट्रीटी ऑफ सालबाई है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक ट्रीटी को, इसमें क्या क्या शर्तें थी, कौन कौन सी कंडीशंस थी, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पहली जो ट्रीटी है हमारे सामने वो है ट्रीटी ऑफ सूरत। क्या है? ट्रीटी ऑफ सूरत कब हो रही है? 1775 में हो रही है। ठीक है, 1775 में ट्रीटी हो रही है। और आप देखोगे कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हो रही है? 1782 में ये ट्रीटी हो रही है। तो करीब कितने साल युद्ध चल रहा है? 7 साल का युद्ध है। कितने साल युद्ध है? 7 साल का युद्ध है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत में किस किस के बीच में हो रही है? रघुनाथ राव, जिसका दूसरा नाम हमने देखा था राघोबा, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हो रही है। क्या क्या कंडीशन थी? ये कंडीशन पहली ये है कि राघोबा को क्या बना दिया जाएगा? पेशवा बना दिया जाएगा। रघुनाथ राव क्या बन जाएगा? पेशवा बन जाएगा। इसके बदले में
और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स इनको बचाने के लिए 2500 घुड़सवार और मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, किसको, राघोबा को। और राघोबा इसके बदले में सालसेट, बसीन और थाना जो इलाका है बॉम्बे का, तो ये किसको दे देगा, ब्रिटिशर्स को देगा। भाई सालसेट और बसीन तो पुर्तगालियों से लिया था, इसके साथ एक और जगह मिला के, थाना मिला के किसे दे दिया जाएगा, अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या क्या बातें हुई हैं 1775 में, जो ये याद करो। रघुनाथ राव को नया पेशवा बनेगा, पेशवा के लिए हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे कुछ घुड़सवार और साथ में उन्हें क्या देंगे, मिलिट्री असिस्टेंस देंगे। इसके बदले रघुनाथ राव क्या देगा, रघुनाथ राव हमको 3 जगह दे देगा, कौन कौन सी, सालसेट, बसीन और थाना। ये बात हुई किसमें, ट्रीटी ऑफ सूरत में। अच्छा, ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद कौन सी ट्रीटी थी, अगले साल ही होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में हो रही है, नानाजी फडणवीस, वो किसकी तरफ से जा रहे हैं, पेशवा की तरफ से जा रहे हैं, और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में हो रही है। क्या बात होती है कि जो पेशवा है कौन बना रहेगा, नारायण माधवराव जो है वही क्या बने रहेंगे, पेशवा बने रहेंगे। लेकिन क्या ट्रीटी ऑफ पुरंदर को बॉम्बे वाले मानते हैं, नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस ट्रीटी। जब मानेंगे नहीं तो क्या होगा, मराठा लोग अटैक कर देंगे, किस पे अटैक करेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे। कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ बड़गांव होता है। तो 1775, इसके एक साल बाद 1776 में ट्रीटी, अब इसके 3 साल बाद होगी ट्रीटी, 1779 में ट्रीटी होती है। और 1779 में जो ट्रीटी होती है उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बड़गांव। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ठीक है। ये काफी शर्मनाक संधि थी, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे क्या होते हैं, हार जाते हैं। 1779 के बाद फिर से 3 साल बाद अगर आप चले जाओगे तो 1782 में अब ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्या होता है, पहला जो आंग्ल मराठा संघर्ष था, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, याद आ रहा है, एक तो हमने नानाजी फडणवीस का यहाँ पे रोल देख लिया। अब एक और मेंबर का नाम मैंने आपको बताया था, उनका नाम था महादजी सिंधिया। तो जो सालबाई की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई जो होती है, महादजी सिंधिया इसको क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं, इनको इनिशिएट करवाते हैं कि चलो मैं इनिशिएट करवाता हूं। जिससे क्या होगा, पहला आंग्ल मराठा, पहला एंग्लो मराठा वॉर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या क्या इसमें शर्त रखी गई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन हो सकता है, बन जाए। पहली शर्त ये थी कि माधव नारायण राव क्या रहेगा, आपका पेशवा रहेगा, पेशवा को बदला नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पे बात की गई थी कि राघोबा को पेशवा बना दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे नहीं मानी गई। अच्छा, दूसरी चीज, जो सालसेट और एलिफेंटा है, यहाँ पे बात किस किस की हो रही थी, देखो सालसेट, बसीन और थाना, ये कहा गया नहीं, ये सब नहीं देंगे, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, सालसेट कॉमन रखा, सालसेट और एलिफेंटा। एलिफेंटा, एलिफेंटा केव्स है, एलोरा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा के केव्स। तो एलिफेंटा वाला इलाका और सालसेट वाला इलाका किसे दे दिया जाएगा, अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। अच्छा, ये रघुनाथ राव ने इतना सब कुछ किया, इसको क्या मिलेगा, रघुनाथ राव को पेंशन दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन पेशवा कौन रहेगा, माधव नारायण राव रहेंगे। तो ये था पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। सब कुछ ठीक, आप देख रहे हो कि इस प्रथम आंग्ल मराठा वॉर में जो जीतने वाला पक्ष है उसका झुकाव आप देख रहे हो मराठाओं की तरफ जाता है। मराठाओं को यहाँ पे ज्यादा चीजें मिली हैं, हालांकि इतनी सारी संधि हो रही, लेकिन फिर भी मराठा यहाँ पे ठीक ठीक सी पोजीशन में है। होता क्या है, जैसे ही ये ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, इसके कुछ साल बाद, इसके कुछ साल बाद मतलब इन 1795, 1795 में जो पेशवा है, पेशवा कौन है, पेशवा है माधव नारायण राव। माधव नारायण राव की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। कौन कर लेता है, पेशवा। कब सुसाइड कर रहा है, 1795 में पेशवा चला गया, पेशवा चला गया। अच्छा, 1795 में एक और मेजर सेटबैक मिलता है, जो महादजी सिंधिया हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और इनसे 5 साल बाद मतलब 1800 में नानाजी फडणवीस, नानाजी फडणवीस ये भी चले जाते हैं, इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप देखोगे कि 3 4 5 सालों के अंदर ही क्या हुआ, मराठा जो एम्पायर था उसकी टॉप लीडरशिप एकदम से क्या हो गई, समाप्त हो गई, एकदम से वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद भाई पेशवा ने तो अब सुसाइड कर लिया, तो नया पेशवा बनेगा। नया जो पेशवा बनता है, नए पेशवे का नाम है बाजीराव सेकंड। क्या नाम है, बाजीराव सेकंड, 1795 से 1818। अच्छा, अब याद करो, ये सारी कहानी
इस इंसान ने शुरू करी थी, रघुनाथ राव ने। क्या कभी पेशवा बना? कभी पेशवा नहीं बना। लेकिन ये जो बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड है, ये किसका बेटा है? रघुनाथ राव का बेटा है। तो रघुनाथ राव भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, तो आपको क्या लगता है बाजीराव भी कोई बहुत अच्छा इंसान होगा? बाजीराव सेकंड ये भी बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं है, ठीक है। सन ऑफ राघोबा है, अनडिजर्विंग पेशवा। कैसा है? अनडिजर्विंग पेशवा, बहुत योग्य शासक ये भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, जब योग्य शासक नहीं होगा तो आसपास के जितने भी आपके मिनिस्टर्स होंगे वो क्या करने की कोशिश करेंगे? वो जो कैपिटल है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। तो क्या होता है, दो लोग, दो कौन कौन से लोग हैं? एक तो है सिंधिया, एक तो है सिंधिया, और नाम है दौलत राव सिंधिया, ठीक है। सिंधिया जो कहां पे थे? ग्वालियर में, ग्वालियर में। प्लस जो होलकर हैं, होलकर, और होलकर कहां पे मिलते हैं हमको? इंदौर। ये ग्वालियर वाले सिंधिया और इंदौर वाले होलकर साथ में आने के बाद ये कहते हैं कि हम लोग साथ में चलते हैं और किस पे अटैक कर देते हैं? हम अटैक कर देते हैं पुणे पे। किस पे अटैक कर देते हैं? पुणे पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये जो सिंधिया थे, जब अटैक की बात ही चल रही थी, ये सिंधिया जाके किससे मिल जाते हैं? ये वापस जाके मिल जाते हैं पेशवा के साथ। किसके साथ मिल गए? पेशवा के साथ। पहले अटैक कौन करने वाला था? सिंधिया और होलकर अटैक करने वाले थे, लेकिन सिंधिया किसके साथ जाके मिल गया? पेशवा के साथ जाके मिल गया। दौलत दौलत राव सिंधिया इसका नाम था, ठीक है। कहाँ जाके मिल गया? पेशवा के साथ जाके मिल गया। अकेला कौन रह गया? होलकर अकेला रह गया। सिंधिया ने सारी बातें किसको बताई? पेशवा को बताया कि होलकर ने मुझे ऐसे बोला है कि मुझे कहाँ अटैक करना है? पुणे पर अटैक करना है। पेशवा और सिंधिया मिलके, होलकर का एक ब्रदर होता है जिसका नाम है बीठू जी। क्या नाम है? बीठू जी। उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये शुरू कैसे हुआ था? सिंधिया और होलकर अटैक करने वाले थे पुणे पे, लेकिन पेशवा और सिंधिया दोनों मिलके किसको मार देते हैं? होलकर के जो भाई है उसको मार देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात से क्या होलकर खुश होगा? होलकर बहुत नाराज होता है और होलकर खुद का अटैक कर देता है। होलकर पेशवा पे अटैक कर देता है। मतलब होलकर अब अकेला किस पे अटैक कर रहा है? पुणे पे अटैक कर रहा है। किस पे अटैक कर रहा है? होलकर अटैक पुणे। जैसे ही होलकर ने अटैक किया, जो यहाँ पे पेशवा था बाजीराव सेकंड, ये अपनी जगह, इसका मतलब सतारा को छोड़, पुणे को छोड़ के कहाँ चला जाता है? पुणे को छोड़ के भाग जाता है। अब पेशवा की जगह खा लिया और होलकर ने अटैक कर दिया। होलकर जीत गया, मानो होलकर जीत गया है। इस समय क्या करेगा? होलकर अपना नया पेशवा बना देता है, और उस पेशवा का नाम है, होलकर जो पेशवा बनाता है उसका नाम है विनायक राव। क्या नाम है? विनायक राव। किसने बनाया है पेशवा? होलकर ने बनाया है। किसने बनाया है? होलकर ने बनाया है। रघुनाथ राव को जब टेंशन हुई थी, जब इसे पेशवा नहीं बनाया गया था, तो ये कहाँ गया था? बॉम्बे गया था। अच्छा, इसका बेटा ये भी डर के कहाँ जाएगा? ये भी डर के जाएगा बॉम्बे। कहाँ जाएगा? बॉम्बे। और बॉम्बे में कौन है? बॉम्बे में है ब्रिटिशर्स। बॉम्बे में कौन है? ब्रिटिशर्स। तो बाजीराव सेकंड कहाँ चला जाता है? ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स के पास जाता है, इस समय ब्रिटिशर्स फिर से एक संधि करते हैं। इस संधि का नाम है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन की संधि यहाँ पे होती है। और कब होती है? 1802 में, 1802 में। तो चार पहले की संधि याद है? ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बड़गांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब जो ट्रीटी हुई है यहाँ पे, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि तुम्हारे फादर को, रघुनाथ राव को, तो हम लोग क्या नहीं बना पाए थे? पेशवा नहीं बनवा पाए थे, लेकिन अब यकीन करो हमारा, हम आपको क्या बनवा देंगे? पेशवा बनवा देंगे। तो पहली जो कंडीशन रखी गई कि हम पेशवा किसको बनवाएंगे? हम पेशवा बनाएंगे बाजीराव सेकंड को, ठीक है। तो पेशवा पेशवा बन जाएगा बाजीराव सेकंड। लेकिन जैसे ही पेशवा बनेगा बाजीराव सेकंड, जो बाजीराव सेकंड के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी मामले हैं, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी मामले हैं, मतलब पहली चीज तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आपकी सुरक्षा भी अब अंग्रेज कर देंगे, ठीक है। बाजीराव को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। साथ ही साथ ये बाजीराव अब किसी थर्ड पार्टी से बात नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी से मतलब इस समय फ्रेंच है, इस समय डच है, इन लोगों से बात नहीं करे। इसलिए जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी मामले थे, वो सब किसने ले लिए? ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिए।
अच्छा ठीक है, ये हो गया। अगर कोई बाहर का इंसान आपके महल में आ जाएगा तब तो बात कर सकता है? नहीं, तब भी बात नहीं कर सकता। कैसे? अगर कोई बाहर का इंसान आपसे बात करने आया तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव आपके महल में मौजूद होगा, जिसे कहा गया पॉलिटिकल एजेंट। जिसे क्या कहा गया? पॉलिटिकल एजेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट एट पुणे। तो पुणे में किसको बैठा दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट को बैठा दिया गया। ठीक है। इसके बदले में, इसके बदले में कि भाई हम आपका सुरक्षा भी करेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए हम हमारी आर्मी कहाँ छोड़ देंगे? पुणे में छोड़ देंगे, और पॉलिटिकल एजेंट भी बैठाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स भी हम संभालेंगे। तो इसके बदले में आप हमें क्या दोगे? पैसा दोगे। कितना पैसा डिमांड किया गया? पैसा की बात हुई 26 लाख रुपए। कितने? 26 लाख रुपए पेशवा जो है वो किसको देगा? ब्रिटिशर्स को देगा। इसके अलावा सूरत, सूरत में क्या है? सूरत में है पोर्ट। तो सूरत के पोर्ट पे अब कोई भी व्यापार होगा जिसको कौन कर रहे होंगे? ब्रिटिशर्स कर रहे होंगे। अब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या क्या बातें हुई फिर से रिवाइज करो कि नया वापस पेशवा किसको बना दिया जाएगा? बाजीराव को बना दिया जाएगा। बाजीराव जैसे ही पेशवा बनता है, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी मामले हैं किसके पास चले जाएंगे? ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे। ब्रिटिश जो आर्मी है वो कहाँ पे मिलेगी? आपको पूना में मिलेगी। ब्रिटिश आर्मी के साथ पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पुणे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पेशवा है वो अंग्रेजों को क्या देगा? 26 लाख रुपए देगा। और सूरत के पोर्ट पे, सूरत के बंदरगाह पे अब जो भी व्यापार करेंगे अंग्रेज, उस पे कोई भी टैक्स कौन नहीं लगा सकता? अब ये पेशवा उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। तो ये बात थी किसकी? बाजीराव सेकंड की। बाजीराव सेकंड की। इसके बाद शुरू होता, इसके बाद होता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण जानना इंटरेस्टिंग है ना। इसका कारण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अभी हमने देखा कि पुणे में कौन आ गया है? पुणे में आ गया है ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट आ गया। अब आप सोचो, ये जो सिंधिया, होलकर, भोंसले, ये तो अपने पेशवा के पास जाएंगे, अपने पेशवा के पास जाएंगे। तो जब भी पेशवा के पास जाते, इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कौन करता? ये ब्रिटिश रेजिडेंट रिकॉर्ड करता। क्या ये बात इसमें पसंद आएगी? ये बात बिल्कुल सिंधिया को, ना ही भोंसले को, ना ही होलकर को पसंद आ रही थी। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी बातें ये क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये कहा गया पेशवा को कि भाई आपने क्यों बैठाया हुआ है, तो पेशवा ने कहा कि मैंने तो क्या कर ली है? ट्रीटी ऑफ बसीन इनसे कर ली है, मैंने तो संधि कर ली है, लेकिन अभी आप सब उस संधि में नहीं हो, आप सब उस संधि से बाहर हो। तो आप अगर चाहो, आप अगर तीनों चाहो तो आप किस पे अटैक कर दो? आप अटैक कर दो इन ब्रिटिशर्स पे। ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दो, और मुझसे जो जो बन पाएगा मैं आपकी क्या कर दूंगा? हेल्प कर दूंगा। तो बेसिकली ब्रिटिश रेजिडेंट की वजह से किन लोगों ने? सिंधिया, होलकर और भोंसले ने किसकी सहायता से? पेशवा की सहायता से किस पे अटैक कर दिया? ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया। अटैक हो गया, युद्ध हो गया। इसी युद्ध को नाम दिया गया, इसी युद्ध को नाम दिया गया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ये कब? 1803 से 1803 से 06 तक ये वॉर चलती है। ठीक है। अब आप दिमाग देखना इन लोगों का, पता नहीं किसने किस तरीके से इनको समझाया कि पहला अटैक किया सिंधिया ने, दूसरा अटैक किया होलकर ने, और तीसरा अटैक किया भोंसले ने। इसका मतलब आपने अपनी जो शक्ति थी, जो आपकी शक्ति थी, उसका 1/3 थर्ड थर्ड करके आपने क्या किया? अटैक किया। पहले एक तिहाई सेना गई, वो हारी। फिर दूसरी सेना गई, वो हारी। और फिर तीसरी सेना गई, वो हारी। इसका मतलब पहले देखोगे आप, सिंधिया हारेंगे, होलकर हारेंगे और भोंसले, ये तीनों क्या होते हैं? हार जाते हैं। तो ये वाला प्लान जो था, पता नहीं किसने इनको सुझाया, तो ये तीनों हारते हैं और तीनों के साथ ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? अलग अलग संधि करते हैं। तीनों के साथ अलग अलग संधि होती है, सिंधिया के साथ, भोंसले के साथ और होलकर के साथ। सिंधिया के साथ जो संधि होती है इसको कहा गया ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। ये एक जगह है सुरजी अर्जुन गांव, जहां पे संधि होती है किसके साथ? सिंधिया के साथ। सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में संधि हो रही है। भोंसले के साथ जो संधि होती है उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ देवगांव। क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ देवगांव। और होलकर के साथ जो संधि हो रही है उसे कहा जा रहा है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट।
पहले एक ही ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत एक ब्रिटिश रेजिडेंट था पूरे मराठा एम्पायर में, और जो कहाँ बैठता था, पुणे में बैठता था। जैसे ये हुई, अब सिंधिया के महल के में कौन है, ब्रिटिश रेजिडेंट है। होलकर के महल में कौन है, ब्रिटिश रेजिडेंट है। और भोंसले के भी महल में कौन है, ब्रिटिश रेजिडेंट है। तो जिस ब्रिटिश रेजिडेंट के कारण से ये क्या होता है, पूरा युद्ध होता है। अब वो ब्रिटिश रेजिडेंट ना केवल एक बल्कि तीन और जगह स्थापित कर दिए, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये था आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कब से कब तक चल रहा है, 1803 से 1806 तक चल रहा है, बाजीराव सेकंड के टाइम पे चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और ये हो रहा है 1817 में। कब हो रहा है, 1817 में। देखो काफी टाइम हो गया, 1806 के बाद 1817 में हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है, अब क्या कारण था इसका, पहले हमने देखा ब्रिटिश रेजिडेंट कारण था, तो अब क्या कारण है। जब मराठा चौथ और सरदेश मुखी वसूलने जाते थे, तो बहुत लूटपाट किया करते थे। लूटपाट वो अकेले नहीं किया करते थे, उनके साथ कुछ और लोग जाते थे, जिन्हें कहा जाता था पिंडारी। क्या कहा जाता था, पिंडारी, जिन्हें कहा जाता था। अगर आपने वीर मूवी देखी है सलमान खान की, तो उसमें आपने पिंडारी शब्द सुना होगा। तो पिंडारी क्या था, एक लूटपाट करने वाला समूह था, जो किसके साथ जाके लूटपाट किया करता था, मराठाओं के साथ जाके लूटपाट किया करता था। अब पहले पानीपत का युद्ध, फिर 7 साल फर्स्ट बैटल ऑफ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो, और फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। इसमें क्या हुआ, मराठाओं की जो सीमा है वो बहुत छोटी हो गई, पहली चीज तो। दूसरी चीज, मराठाओं के अलावा भी अंग्रेजों ने बहुत जगह अपने क्या कर लिए, अपने अपने लोग बैठा लिए, अपने अपने राज्य में वो अपने राज्य के अंदर कर उन सबको ले लिया। तो अब ये पिंडारी लोग जो हैं, ये कहाँ पे जाके लूटमाट करें। अब इनके पास कोई लूटपाट करने की जगह नहीं बची है। और इनका तो रोजगार का प्रमुख साधन ही क्या है, इनके रोजगार का प्रमुख साधन ही क्या है, वो है लूटपाट। आज भी आप देखोगे, अगर आपके रोजगार के साधन पे कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप क्या करते हो, आंदोलन करते हो। तो पिंडारियों ने भी बात करी। पिंडारियों ने जाके मराठाओं से कहा कि साहब, जब आपको लूटपाट करनी हुआ करती थी, तब हम आपका साथ दिया करते थे, और आज हम क्या है, हम भूखे मर रहे हैं, तो आपको भी हमें हमारा क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। किसको भी लगा ये बात सही, मराठाओं को भी बात सही लगी। तो जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर है, जो 1817 में हो रहा है, उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, उसके पीछे का प्रमुख कारण है पिंडारी। कौन है, पिंडारी। तो पिंडारी मराठाओं के साथ मिलकर किस पे अटैक कर देते हैं, ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देते हैं। ब्रिटिशर्स में उस समय होता है लॉर्ड हॉस्टिंग। कौन है उस समय ब्रिटिशर्स में, जो सुप्रीम ऑफिसर है यहाँ पे, लॉर्ड हेस्टिंग है। वो हालांकि मना करता है पिंडारियों को कि भाई तुम अटैक मत करो, लेकिन पिंडारी मराठाओं को बड़ा चढ़ा के किस पे अटैक करवा देते हैं, ब्रिटिशर्स पे अटैक करवा देते हैं। और होना क्या था, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और अब मराठाओं की पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और फिर ये डिसाइड होता है कि यार, मराठा जो शक्ति है, इसको इतनी बार कुचल दिया गया है, पहले पानीपत में, फिर 7 साल का एक युद्ध हुआ, उसके बाद फिर 3 साल का युद्ध हुआ, फिर ये वापस कैसे वापस जाग जाती है। तो बताया गया कि मराठाओं ने क्या बनाया हुआ है, एक संघ बनाया हुआ है। तो जब ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, मराठा संघ को खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, मराठा संघ को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, जो पेशवा है, पोस्ट ऑफ पेशवा, इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कि भाई ये जो पेशवा है, चूंकि ये इस मराठा संघ का हेड है, अब मराठा संघ ही खत्म हो गया, तो पेशवा का कोई काम ही नहीं, तो पेशवा जैसी पोस्ट ही क्या कर दी, समाप्त कर दी गई। अच्छा, लेकिन अगर अब पेशवा जो था वो हमेशा से अब क्या था, वंशानुगत था। जैसे जैसे इसका वंश आगे बढ़ेगा, हो सकता है आज हमने पोस्ट खत्म करी हो, कल फिर से जब इसका बेटा पैदा हो तो कह दे कि मैं क्या हूं, पेशवा हूं। तो पेशवा को इस जगह से मतलब पुणे से दूर कर दिया जाए। तो पेशवा को क्या किया गया, पुणे से दूर कानपुर में एक जगह पड़ती है बिठूर, क्या पड़ती है, बिठूर, वहां पे भेज दिया गया कि अब आप कहाँ पे रहोगे, बिठूर में रहोगे, पुणे से आपको आप कोई लेना देना नहीं है। इसके बदले में पेशवा को क्या दिया गया, पेशवा को पेंशन दे दी गई। क्या दे दी गई, पेशवा को पेंशन दे दी गई। ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि पेशवा अगर चले जाएंगे तो हमारा राजा कौन रहेगा। तो पेशवाओं से अंग्रेजों ने पूछा, भाई पेशवाओं से पहले आपके राजा कौन थे। तो बताया गया पेशवा से पहले तो हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, फिर संभाजी महाराज थे, फिर ताराबाई और शाहू जी देखने को मिले, और उसके बाद फिर आते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो फिर बताया गया कि नहीं, पेशवाओं ने क्या किया है, छत्रपतियों की जगह ली है। तो क्या अब शिवाजी महाराज के उस लीनेज में कोई है। तो एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को क्या बना दिया गया, नया छत्रपति घोषित कर दिया गया, और पेशवा को पुणे से काम भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया।
इस तरीके से जो भारत में एक बड़ी शक्ति थी उसका अंत कौन कर देता है? उसका अंत कर देते हैं अंग्रेज। कौन कर देते हैं? अंग्रेज कर देते हैं। अब एक हमने ये एक पढ़ा है ना, एंग्लो मराठा वॉर, हमने 3 वॉर पढ़े, लेकिन अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में एक शक्ति, ऐसे हम देखेंगे अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़ाई होगी, अंग्रेजों और बंगाल के बीच में लड़ाई होगी। इसमें कुछ कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझना कि हर बार अंग्रेज, ब्रिटिशर्स और वो पावर क्या करेंगे? लड़ाई करेंगी, वॉर करेंगी। इस वॉर के बाद आप देखोगे बहुत सारी क्या होंगी? ट्रीटीज होंगी, संधियां होंगी। इस संधि के बाद आप फिर देखोगे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? वॉर हो जाएगा। फिर क्या होगी? ट्रीटी होगी। और फिर आप देखोगे एक बहुत बड़ा वॉर होगा। अच्छा, इससे क्या बताने की कोशिश की जा रही है? पहला युद्ध हुआ, पहले युद्ध में आप देखोगे अंग्रेज कभी नहीं जीतेंगे। अंग्रेजों को भी ये बात पता था कि इतना बड़ा साम्राज्य जैसे मसूर का साम्राज्य है, या मराठाओं का साम्राज्य है, या पंजाब में रंजीत सिंह जी का साम्राज्य है, या बंगाल वाला जो साम्राज्य है, इसको एक युद्ध में हराया नहीं जा सकता। तो पहले आप देखोगे युद्ध करेंगे, उसके बाद ये हाथ जोड़ देंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। फिर दोबारा युद्ध करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे कि आज के बाद नहीं होगी। जब ये आपसे माफी मांग रहे हैं, जब आपसे ट्रीटी कर रहे हैं, तो अब क्या हो चुका है? इन्होंने आपकी पावर को देख लिया है। इनको ये समझ में आ गया कि इतनी पावर के बिना हम इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकते। तो वो अपनी पावर को क्या करने की कोशिश करेंगे? एकत्रित करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, और फिर युद्ध करेंगे। अगर इतनी पावर है कि आपकी पावर कम हो गई, उनकी पावर ज्यादा हो गई, तो युद्ध जीत जाएंगे। अगर अभी भी आपकी पावर ज्यादा और अंग्रेजों की पावर कम है, तो युद्ध क्या हो जाएंगे? अंग्रेज हार जाएंगे। जैसे ही युद्ध अंग्रेज हारेंगे, फिर से आपके सामने आके हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे और क्या कर लेंगे? आपसे एक संधि कर लेंगे। तो आप ये एक पूरा सिनेरियो देखोगे, वॉर, ट्रीटी, वॉर का सिनेरियो, जो पूरे अंग्रेज, चाहे बात करें हम लोग मराठाओं की, चाहे बात करें हम बंगाल की, चाहे बात करें मैसूर की, बात करें हम लोग पंजाब की, उसके आगे आप देखोगे अगर एंग्लो जो अफगान वॉर होगा उसमें आप देखोगे, ऊपर एंग्लो जो तिब्बत वाला जो वॉर होगा वहां पे आप देखोगे, तो सेम चीज ये हर जगह आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो मराठाओं की शक्ति है वो यहाँ पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अच्छा, आपसे अगर मेंस में पूछ ले कि मराठा जो एम्पायर है वो क्यों समाप्त हो रहा, या मराठा एम्पायर इस तरीके से कैसे समाप्त हो गया, जो इतना बड़ा एम्पायर था वो शायद एक मुगल एम्पायर की जगह ले सकता था, वो किस तरीके से समाप्त हो जाता है इतनी जल्दी, तो उसके कारण बताइए। तो पहला जो कारण है, जो पूरा मराठा आप राज्य देखोगे, ये किस चीज पे आधारित है? ये सामंतवाद पे आधारित है। किस पे? सामंतवाद या फ्यूडलिज्म पे आधारित है। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास एक किंग है, और किंग ने अलग अलग जगह पे क्या किए हुए हैं? अपने फ्यूडल लॉर्ड्स बैठाए हुए हैं। अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होता है? कभी भी सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया। केंद्रीयकरण कभी भी नहीं हो पाता है पावर का। अगर केंद्रीयकरण नहीं होगा तो आपका जो किंग है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस चीज की डिमांड करता है? डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड करता है। जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो भारत में अल्टीमेटली शक्तियां किसके पास है? लोक के पास है, लोगों के पास है, हमारे पास है। तो इस चीज को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, विकेंद्रीयकरण। लेकिन अगर इसी चीज को राजतंत्र की दृष्टि से देखें तो राजतंत्र में विकेंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीयकरण होता है। राजा और राजा के इर्द गिर्द शक्तियां ज्यादा होंगी तो अच्छी तरीके से क्या कर पाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा। तो पहली गलती जो देखने को मिलेगी वो क्या था? सामंतवाद और केंद्रीयकरण की कमी आपको पूरे मराठा जो रूल है उसमें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं वो अच्छी तरीके से क्या नहीं हो पाई? डेवलप नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स कभी डेवलप होने ही नहीं देंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना कि एक कोई राज्य अगर आपको चलाना है तो राज्य के लिए आपको क्या चाहिए? पैसों की जरूरत होती है। मराठाओं का जो मुख्य रूप से आय का जो स्रोत था वो क्या था? लूटपाट था। वो क्या था? लूटपाट था। चौथ सरदेश मुखी जैसे कर थे। अच्छा, मराठाओं ने कभी किस चीज पे काम नहीं किया? परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं किया। जैसे आप देखोगे इन्होंने कभी भी कोई कृषि में बहुत अच्छा कदम नहीं उठाया, उद्योगों के लिए कोई बहुत अच्छा कदम नहीं उठा पाया,
अगर आपके पास अच्छी कृषि नहीं है, अगर आपके पास अच्छे उद्योग नहीं है, तो अच्छा व्यापार भी नहीं होगा। तो ना तो आपके पास ट्रेड है, ना आपके पास बिजनेस है, ना आपके पास एग्रीकल्चर है, तो आपके पास क्या नहीं बन पाएगा, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाएगा। तो ये एक मुख्य कारण रहा किसका, मराठा एम्पायर का गिरने का। तीसरी चीज, एक समय ऐसा था कि मराठाओं ने गंगा यमुना का दोआब, उसके बाद कर्नाटक और कोरोमंडल तट तक जाके क्या कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन मराठा क्या करते थे, जब भी किसी जगह को जीतते थे उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे। वहां पे क्या किया, एक फ्यूडल लॉर्ड को बैठाया और उससे कहा कि हमको क्या देते रहना, टैक्स देते रहना। अब आप सोचो कि जब तक पेशवा स्ट्रांग है तब तक तो आपको क्या मिलता रहेगा, टैक्स मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही पेशवा क्या हुआ, वीक हुआ, या कोई वीक पेशवा गद्दी पे बैठ गया, तो क्या होगा, जो फ्यूडल लॉर्ड है वो टैक्स देने से क्या कर देगा, मना कर देगा। तो कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल ना करने की वजह से ये चीज हुई कि जब 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 पेशवा वीक हुए, तब तक फ्यूडल लॉर्ड्स क्या हो जाते हैं, हावी हो जा रहे हैं। अब आप सोचो, दो फ्यूडल लॉर्ड्स अगर बहुत पावरफुल हो गए और पेशवा अगर वीक हो गया, तो ये दो फ्यूडल लॉर्ड्स पहले तो खुद लड़ेंगे, तो आपस की शक्ति आपकी क्या होगी, आपकी जो टूट है, जो फूट है, वो बाहर वाले लोगों को क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। तो ये चीज थी। तीसरी चीज जो थी, महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस के बाद आप देखोगे, हमने देखा था 4-5 साल के अंदर ही पूरी टॉप लीडरशिप क्या हो गई, समाप्त हो गई। वो जब टॉप लीडरशिप समाप्त हुई तो एक लीडरशिप में वैक्यूम क्रिएट हो गया, उतने अच्छे लीडर ही नहीं बचे किनके पास, मराठाओं के पास। इसके अलावा जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है तो उसमें सिंधिया और होलकर लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और आपस में भी उनमें तनातनी है। तो जब आपस में तनातनी है तो आप एक आर्मी में, आप सोचो आपके आर्मी में एक जनरल एक्स है और दूसरा जनरल वाई है, वो दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी आर्मी किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर जीत पाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हालांकि ये दोनों ही दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर ये काफी अच्छे क्या थे, कमांडर थे, लेकिन ये उतने अच्छे कमांडर नहीं थे। किसके कंपैरिजन में अगर अपन करें, आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड केक, ये दोनों क्या कर रहे थे, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। मराठाओं के भी कमांडर अच्छे थे, पर वो उतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं थे, उतने ज्यादा उसमें क्या नहीं था, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज, मराठाओं के पास वेपन्स थे, उन्होंने बहुत सारे वेपन्स फ्रेंच से लिए थे, डच लोगों से लिए थे, लेकिन मॉडर्न वेपन्स जो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकें, ऐसे वेपनों की किसके पास कमी थी, मराठाओं के पास कमी थी। हम लोग आपको मैंने बताया था ना कि जब तीसरा युद्ध हो रहा था पानीपत का, तो तोपखाना तो मराठाओं के पास भी था, लेकिन जैसे ही बारिश हो जाती है पानीपत के मैदान में, कीचड़ हो जाता है, तो तोपखाना आगे ही नहीं बढ़ पाता, वो तोपखाना धंस जाता है वहीं पे। तो तोपखाना तो था लेकिन वो चला ही नहीं पाया, यूज ही नहीं कर पाया, तो वो तोपखाना आपके कोई मतलब का नहीं था। तो मॉडर्न वेपन्स किसके पास नहीं थे, मराठास के पास नहीं थे। तो इस तरीके से कहा बाजीराव ये बात करता है कि हमको अटक से लेके कटक तक मराठा का जो पताका है वो फहरानी है। और कैसे आप देखोगे, धीमे धीमे आते आते इस कंडीशन में मराठा पहुंच जाएंगे कि उनका संघ खत्म कर दिया जाता है, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाता है। और तीसरे बैटल में तो आप पाओगे कि जो उनकी राजधानी है पुणे से जो पेशवा है वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, बिठूर कानपुर में शिफ्ट कर दिया गया और उसको पेंशन दी जा रही है। तो इस तरीके से एक साम्राज्य जो अपनी एकदम टॉप पे था, जब उसकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, अपनी लीडरशिप की कमी के कारण, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के कारण, अपने कमांडर्स की आपसी फूट के कारण, मॉडर्न वेपन्स के कारण, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ना होने के कारण वो साम्राज्य भी क्या हो गया, ढह गया। और जैसे जैसे मराठा वीक होते गए, वैसे वैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा क्या होते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे। तो पहले पूरा एंग्लो मराठा आपने वॉर के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रिटिशर्स, अब दूसरा जो उनकी आंख थी वो थी भारत के सबसे ज्यादा जो वेल्दी जो जगह है, सबसे ज्यादा जहाँ पे पैसा है, वो है बंगाल। बंगाल का मतलब केवल आज का बंगाल नहीं है, बंगाल का मतलब आज का हमारा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, असम, बिहार का कुछ हिस्सा, ये पूरा बंगाल था उस समय। और इस बंगाल पे आप सोचो इतनी फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा अच्छा है, सिल्क दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा सिल्क यहाँ पे हुआ करता था, और पोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसानी से हो सकता है। तो अब अंग्रेजों की नजर कहाँ पे जाना शुरू हो गई, बंगाल पे जाना शुरू हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स
वो अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम, मीर जाफर, फिर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, वो कैसे चलता है, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो उतने लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन बताते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।